नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। और मेरे साथ होंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका हर कदम इस लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सतपुड़ा की वादियों में लेकर जा रहे हैं। यहाँ सबको मिशन हासिल करने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। साथ ही मंत्रियों को भी खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा, ताकि यदि लक्ष्य में कोई अड़चन महसूस कर रहे हैं तो उसे दूर की जा सके। इतना ही नहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा करेंगे और उनकी कमियों और अच्छाइयों की लिस्ट तैयार कर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होने जा रही यह 2 दिवसीय बैठक ने अफसरों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम 25 मार्च को मंत्रालय में विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें तय लक्ष्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथी मनोज से। मनोज जी, मुख्यमंत्री लगातार मिशन मूड में, 2023 बहुत दूर नहीं है और जिस तरह से हम देख रहे हैं भाजपा संगठन हो या सरकार हो, एक के बाद एक कदम बढ़ाती हुई जा रही है उस तरफ, वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि इस बार पचमढ़ी में जा रहे हैं, वहाँ 2 दिवसीय बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे और इससे पहले समीक्षा करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, पहला मौका नहीं। अगर पचमढ़ी की अगर बात करें तो इसके पहले भी बीजेपी ने एक चिंतन शिविर का आयोजित किया था और बिल्कुल। कुछ ऐसे एक्सपर्ट बुलाए गए थे जिन्होंने मंत्रियों से उनके कान में एक बात कही तो ये कहा था कि आप आखिरी मंत्री तक ये बात बताइए। और जब उन्होंने आखिरी मंत्री से वो बात पूछी कि उनके कान में क्या कहा गया था, तो वो बात भी एक नए तरीके से प्रस्तुत की गई थी, अक्षरशः उसको दोहरा नहीं पाए थे। तो उसका उद्देश्य यही था कि आपको जो कहा जाता है उसको दूसरों की बजाय आप खुद इसकी समीक्षा कीजिए। और इस बार भी शायद मुख्यमंत्री इसी तरह की समीक्षा के मूड में, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उनको खुलकर अपनी बात कहने की मौका मिलेगा। विस्तार से मंत्री अपने मन की बात बताएंगे, उनका जो रोड मैप है विभागों को लेकर उसकी बात की जाएगी। और आने वाला जो 1.5 साल का लगभग अब जो समय बचा है जी। उसमें उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे ज्यादा तक जनता तक पहुंच पाए, जनता के बीच अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी बात बता पाए और अपने विभाग के जरिए जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा कर पाए जिसके विनय पर 2023 में वो वोट मांग सके, या जिसकी उम्मीदों के चलते 2028 में लोगों ने बीजेपी को वोट क्या किया आपको था। लगता है मनोज जी इसके कि पहले सरकार को आईना तो दिखाई सकते हैं मंत्री की क्या कमियां हैं, क्या दूर की जानी चाहिए, या मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री इस दौरान उनका आईना बताएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं, आप कैसे जनता से दूर हैं या जनता के करीब हैं, क्या आपकी अच्छाई है, क्या बुराइयां हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि मंत्रियों को बार बार कहा जाता है कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं, दौरे करें, जनता से के बीच में रहें, लेकिन बूथ पर जो समय देने की बात की गई थी, पिछली बार हमने देखा कि समय भी नहीं दिया जा रहा है, बूथ पर नहीं दिया गया और जिलों के दौरे भी उतने होते नहीं हैं। बिल्कुल दोनों चीजें ब्रजेश जी, देखिए जहां तक आईने की बात है तो सारे मंत्री को पता है कि उसके विभाग में क्या हो रहा है, कामकाज का स्तर क्या है, पॉलिसी मैटर पे कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, सरकार के लेवल पे भी और संगठन के लेवल पर भी। मुख्यमंत्री को भी एक एक मंत्री के बारे में रिपोर्ट कार्ड पता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, उनका बिल्कुल। परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग तय होकर उसके बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। अभी का ये चिंतन शिविर इसलिए महत्वपूर्ण है विजय विजय जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कह रही है कि चुनाव के पहले एक मंत्रिमंडल विस्तार और हो सकता है। तो कुछ पद अभी खाली भी है कैबिनेट में, तो परफॉर्मेंस के आधार पे कुछ मंत्रियों का विभागों में फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसलिए मंत्रियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आप देखिए जब से चिंतन शिविर की घोषणा हुई, पहले कान्हा में आयोजित होना था, उसके बाद बिल्कुल। इसकी जगह बदल के पचमढ़ी की गई, तब से हर मंत्री अपने विभाग का कामकाज का ब्यौरा तैयार करने में जुटे हैं। योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, अफसरों की लगातार मीटिंग हो रही है। आप देखिए बजट से लेके या उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से तैयारी की है, चाहे वो कर्मचारियों को डीए देने का मामला हो, बिल्कुल। चाहे वो ओबीसी के हित की बात हो, चाहे एससी एसटी के लिए नए नए कदम उठाने की बात हो, चाहे चाहे जो वो किसान मुख्यमंत्री डिफाल्टर हो की गए थे दर्शन यात्रा उनका हो, ब्याज बिल्कुल माफ करने किसानों की के बात जो हो। माफ करने की बात हो, या जो बिजली के बिल माफ करने की बात हो रही कोरोना काल के, और संबल योजनाओं में मजदूरों का नए सिरे से फिर से 5 लाख तक का जो बीमा करने की बात है, स्वास्थ्य बीमा। तो ये सारे वो कदम है जो मुख्यमंत्री ने 2023 की ओर बढ़ा दिए, चुनाव की ओर की लड़ाई कैसी होना है।
बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में भले देश भर में कांग्रेस का बुरा हाल हो, लगातार वो चुनाव हार रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नहीं होने के चलते 2018 में जैसी स्थिति बनी थी, बीजेपी उसको दोहराना नहीं चाहती। और चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल हो चुका है, बिल्कुल। तो वो चाहेंगे कि 2023 की जो जीत है, वो भी उनके उसका नेतृत्व सेहरा में भी हो। उनके और सिर जीत पर जो बंधे। है, और 2018 से जो सबक लिया है बीजेपी ने, चाहे हमने उत्तर प्रदेश में देखा हो या हम मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, तो परफॉर्मेंस पहला आधार होगा, चाहे फिर वो मंत्री हो चाहे फिर वो विधायक हो। ऐसे में हम देख रहे हैं कि संगठन में आप देखिए पूरी एक नई युवा टीम है, युवा अध्यक्ष है, और अब तो युवा हितानंद शर्मा को भी संगठन में ले आया गया है सुहास भगत की बिल्कुल। जगह, ताकि कोई हितों का टकराव नहीं हो। तो एक युवा और अनुभवी टीम के साथ 2023 की तैयारी होगी। तो शिवराज जी अपनी टीम को हर उस शस्त्र अस्त्र से लेस करना चाहते हैं जो चुनावी मैदान में जरूरी है, चाहे वो उनके विभाग की जुड़ी योजना हो, विभाग से जुड़ी घोषणा हो, या और नए नए जो नवाचार हो। और पचमढ़ी का जो मंथन होगा वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि मंत्रियों को भी उनकी स्थिति बता दी जाएगी और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर होना चाहिए ताकि 2023 का जो मिशन है उसको सफल बनाया जा सके। चलिए अब अगली खबर का बिल्कुल, रुख आप करते हैं। देखिए जी। जी। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की पत्नियों को दिल्ली में नया ठिकाना मध्य प्रदेश भवन के रूप में मिल गया है। दरअसल एमपी कैडर के कई आईएएस दिल्ली में डेपुटेशन पर पदस्थ हैं। इनमें से करीब दर्जन भर अफसरों की पत्नियां उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। ये महिला अफसर भी इन दिनों दिल्ली में डेपुटेशन पर हैं और उनके रुकने का नया स्थान मध्य प्रदेश का पुराना भवन बना हुआ है। इससे प्रदेश के मंत्रियों, सांसद और विधायकों को मजबूरन होटलों में रुकना पड़ रहा है। इसका खुलासा पिछले दिनों तब हुआ जब राज्य सरकार के कुछ निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिल्ली दौरे पर गए, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश भवन में कमरा नहीं मिला। कारण बताया गया कि सीनियर अफसरों की पत्नी के लिए रूम बुक हैं। इसके बाद निगम मंडलों के अध्यक्षों को होटलों में शरण लेने पड़ी। इसका बिल भी उन्होंने ऑफिस को भेज दिया है, जबकि उनके रुकने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई थी। लेकिन जब माननीय वहां पहुंचे तो जानकारी मिली कि सभी रूम बुक हैं और कुछ रिजर्व भी किए गए हैं। भोपाल लौटने के बाद आला कमान तक शिकायत की गई। इधर यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि जो अफसर पहले से ही डेपुटेशन पर थे उन्होंने अपनी पत्नियों को भी दिल्ली डेपुटेशन पर बुला लिया है। अधिकांश महिला प्रोफेसर हैं और जो पीएससी के जरिए चयनित हुई हैं। तो इसी पर और विस्तार से चर्चा करेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, मध्य प्रदेश भवन जो दिल्ली में है, मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के लिए है, अफसरों के लिए भी है कि यदि वो वहाँ जाते हैं दिल्ली दौरे पर सरकारी कामकाज के हिसाब से तो वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ तो कब्जा हो गया है और वो भी पत्नियों का। बिल्कुल, जैसे ये कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जाहिर सी बात है, और एक दूसरी एक और बात है कि जिन अफसरों की पत्नियों ने वहाँ कब्जा किया है, उन अफसरों में से कुछ को ऑलरेडी दिल्ली में अच्छे अच्छे बंगले मिले हुए हैं बिल्कुल। जहाँ पे वो रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये दूसरे कमरों में कब्जा, ये बताता है कि ये शायद उनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये पहला मौका नहीं, हम इसके पहले लगातार देखते रहे, चाहे सरकारी बंगलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कई सारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं महीनों महीनों तक सरकारी मकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ अधिकारी हमने ऐसे देखे हैं जो डेपुटेशन पे चले जाते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश है, अब राजधानी भोपाल में उनके पास जो बंगले हैं वो उसको खाली नहीं करना चाहते। अभी एक डीए एनवीडीए की, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक मामला है कि वहाँ एक अफसर लंबे समय पदस्थ रहे। अब उन्होंने वो वहां से रिटायर होने के बाद भी बगल पास में उनका एक मकान बना लिया, लेकिन जब भी कोई अतिथि या उनका कोई गेस्ट आता है तो वो उसको हाँ, एनवीडीए के रेस्ट हाउस में ले जाते हैं या वहाँ ठहरा देते हैं। तो चाय क्योंकि नाश्ता वहाँ भी वहीं कम कराते कम हैं, कम पैसे। बातचीत भी वहीं करते हैं। बिल्कुल, तो चाय आप जो नाश्ता इशारा भी कर रहे हैं कि उन्हीं। मध्य प्रदेश भवन में जो कमरे बुक किए गए हैं पत्नियों के नाम से ही सही, उनका दूसरे माध्यम से उपयोग किया जा रहा है, दूसरे तरीका अपनाया जा रहा है वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ये सारी चीजें किसी से छिपी नहीं है कि वहाँ कई सारे ऐसे क्लब हैं जो इस प्रकार के मेलजोल का अड्डा बने हुए होते हैं अधिकारियों के, जहाँ पे बाकायदा जुए की आड़ में जब रिश्वत का जो पैसा होता है वो दूसरे तरीके से लिया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ क्लब में ये फार्मूला आजमाया जाता है कि जब किसी से पैसा लेना है तो उसको गेस्ट बना के ले जाया जाता है और जुए की टेबल में पैसा हार दिया जाता है और वो रकम अधिकारी एक नंबर में ले जाते हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जी। वो ऐसे अड्डे बने हुए हैं मध्य प्रदेश भवन के, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है मोदी सरकार की एक एक चीज पे नजर रहती है कि हो सकता है उनके बंगलों पर अधिकारियों की नजर होती है। ये एक ऐसी जगह ठिकाने बने हुए हैं कि जहाँ पत्नी के मिलने के बहाने अफसर जा सकते हैं, किसी को मेल मुलाकात के लिए बुला सकते हैं, जो या जाहिर तौर पर उनका जो कुछ दूसरे काम धंधे वहां से निपटाने होंगे वो उसको बखूबी करिए कर सकते हैं, क्योंकि ना वहाँ उनको जासूसी का डर होता है ना किसी प्रकार का चिंता है, और कम पैसे में उनका एक काम चल जाता है। और हो सकता है अफसर इसके लिए जो कम पैसे जो और हो नॉमिनल सकता एक है कि शुल्क लिया जाता है पत्नियों के नाम वो पे भी ना अपने दे। रिश्तेदार, नातेदारों को और मित्रों को खुश कर रहे हो वहां पे। निश्चित तौर पर इसकी जांच की जाना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पे आप देखिए अगर वो अलॉट है कि वो आदमी दे रहा है तब भी ठीक है,
कि आप चलिए आप नौकरी के लिए वहाँ गए हैं। लेकिन अगर कुछ और लोग वहाँ आते जाते हो रेगुलर रूप पे या कोई और लोग वहाँ पे ठहर रहे हो, क्योंकि जो जिस तो लेकिन उद्देश्य मनोज से जी इनका आप कह रहे हैं निर्माण जांच किया की गया है। जाना चाहिए, जांच कैसे होगी? जिसका इंचार्ज ही उसी विभाग से संबंधित रहते हैं, वही अधिकारी रहते हैं, तो एक दूसरे की पोल कैसे खोलेंगे अधिकारी? तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कई जगह हमने देखा कि खेमका जैसे अधिकारी भी होते हैं जो ये बिना शुभ लाभ की चिंता किए इस प्रकार के काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सारी लॉबी हम ये नहीं कह सकते कि सारे आईएएस आईपीएस एक जैसे हो, लेकिन आप जो कह रहे हो कि हम देखते हैं कि 4 इमली की जब बात होती है कि बहुमंजिला बंगले बने इमारत बनाने की, तो अफसर जी। सुरक्षा और पर्यावरण का हवाला देके उसको मामले को ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं। लेकिन वही अफसर वहां से कुछ किलोमीटर दूर जो गेमन के प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों हरे भरे पेड़ कटवा देते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों हरे भरे पेड़ कटवा के करोड़ों रुपए खर्चा करके पाम ट्री लगवा देते हैं। तो ये सारी जनता है, ये सारा कुछ समझती देखती है। तो आप इसमें भी आप देखिएगा, अगर कोई तो जब सरकार और जो चाहते। सरकार पारदर्शिता की बात करती है, उस सरकार को भी कम से कम इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि किसके लिए कितने समय से और कब से कमरा बुक है, या दूसरे लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है जो पात्र हैं उसके, क्योंकि ये खर्चा तो बढ़ ही जाता है ना मनोज जी। जो निगम और मंडल के अध्यक्ष बिल्कुल गए हैं, मंत्री गए हैं, उन्होंने यदि अपने विभाग में बिल लगाए हैं, तो यदि वो महंगी होटलों में रहेंगे तो उसका तो सरकार पर भी एक भार पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, दिल्ली जैसी शहर में अगर ये अधिकारी जो निगम मंडल अध्यक्ष गए होंगे तो कम से कम 3 से 5 स्टार होटलों में रुके होंगे, जिनका बिल्कुल। एक दिन का किराया खर्चा हजारों रुपए का है। तो जाहिर सी बात है कि जो काम वो कुछ 100 रुपए खर्च करके कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर 1000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा हो रहा है, कन्वेंस का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरे और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इस पे विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के जो रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी के हों, फॉरेस्ट के हों, वहां की भी कई प्रकार के इसी प्रकार के किस्से कहानी निकल कर आते हैं कि कई सारे अधिकारी महीनों महीनों वहां डेरा डाले रहते हैं, किराया बिल्कुल। नहीं चुकाते हैं। कुछ अधिकारी हमने देखा है कि अतीत में हमने देखा है कि जिनका सामान फिकवा कर इनके रेस्ट हाउस या सरकारी बंगले खाली करवाना पड़े थे। तो सरकार को कहीं ना कहीं तो थोड़ी सख्ती दिखाना पड़ेगी, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों के लिए बुलाया गया, वो दिल्ली हम देख रहे हैं कि एक और नया भवन मध्य प्रदेश का बन रहा है, मध्यांचल, जिसको लेकर हमने एक बिल्कुल। खबर भी चली इसी कार्यक्रम में बताई थी कि किस प्रकार किस प्रकार से मध्यांचल भवन में भी क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, काम में कितनी लापरवाही हो रही है, ये इसी कार्यक्रम में हमने बताया था। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 बर्खास्त आईएएस अरविंद जोशी और टीनी जोशी को तो आप भूले नहीं होंगे। उनकी राह पर चलते हुए एक और आईएएस दंपति दिखाई दे रहे हैं। महिला आईएएस की एक निजी कंपनी का रोजाना 5 लाख से अधिक टर्नओवर हो रहा है। हालांकि इस कंपनी से जुड़े हुए कई लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कंपनी का काम क्या है जो हर दिन 5 लाख का टर्नओवर कर रही है। आईएएस दंपति से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हाल ही में प्रमुख सचिव ने खदान मालिकों से संपर्क किया, जिसके बाद जीएसटी के लेन देन के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया है, जिसमें रोजाना करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन जीएसटी का फंड मैडम की कंपनी के अकाउंट में जाता है। इतनी तेजी से कंपनी की ग्रोथ को लेकर मंत्रालय में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस कंपनी को स्टार्टअप के रूप में शुरू किया गया है। एमएसएसई विभाग ने इसके लिए सब्सिडी भी दी है। अब मंत्रालय में चर्चा है कि कहीं इनका हश्र भी जोशी दंपत्ति की तरह ना हो जाए, क्योंकि जोशी दंपत्ति को इसलिए नहीं भूलने की बात की गई है क्योंकि जोशी दंपत्ति मध्य प्रदेश के वो आईएएस दंपति थे जिन पर ईडी से लेकर तमाम तरह के छापे पड़े और करोड़ों की अकूत संपत्ति मिली थी। इसी खबर पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथी मनोज के पास चलते हैं। मनोज जी, महिला आईएएस जो हमने जोशी दंपत्ति का जिक्र किया था कि किस तरह से उनका मामला उजागर हुआ मध्य प्रदेश में, उसी राह पर एक और आईएएस दंपति चल रहे हैं मध्य प्रदेश की। फिर कहीं वैसे ही बदनामी ना हो इस बिरादरी को, ऐसी चर्चा भी मंत्रालय में होने लगी है। निश्चित तौर पर देखिए, जोशी दंपत्ति का आपने जिक्र किया तो पिछले दिनों ही उनका जिक्र आया था, क्योंकि मिस्टर बिल्कुल। जोशी की जिस प्रकार परिस्थितियों में मौत हुई थी, लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, 300 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। और जिन दंपत्ति का आप जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी चर्चा में रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल। विभाग से रहे हैं जिसका जिम्मा मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का था। लेकिन उनका बेटा जब फॉरेन से रिटर्न हुआ तो इसकी जानकारी उस समय सरकार ने ये कहा था कि जो विदेश से लोग आएंगे तो उनको अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना होगा 7 दिन और जानकारी देना होगी। लेकिन बेटे ने जानकारी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि उनकी माँ यानी जो आईएएस दंपत्ति हैं उनमें से वो महिला आईएएस, उससे कोरोना पॉजिटिव हुई। और जब वो जी। रोज रेगुलर ऑफिस जाती थी तो कई सारे लोग उनकी चपेट में आके पॉजिटिव हुए थे। उस समय उनका एक विवाद इसलिए भी सामने आया था कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया था।
जिसका नतीजा ये हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की एक पूरी टीम उनके घर सुबह शाम चेकअप के लिए जाया करती थी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और तमाम सारा जो स्टाफ होता था वो होता था। आस पड़ोस के लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन उस पे कोई उनको हल नहीं निकला, लिहाजा उनको बाद से विभाग से हटाना पड़ा। और जिस ट्रांजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो बेटा उनका एक बैंक में है, जी। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ उसका कामकाज है, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा है, और एक तरह से इस ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि अगर 5 लाख रुपए रोज के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, आप तो मान के चलिए कि महीने का 1.5 करोड़ की आसा में ये राशि होती है, जो कि बिल्कुल। शायद एक आईएएस को साल भर की वेतन में भी इतना पैसा उसको नहीं मिल पाता होगा, या कई सारे उद्योगपति साल भर में या महीने साल भर में इतना टर्नओवर नहीं कर पाते होंगे एमएसएमई में जो आते हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो तो जाहिर यही तो सी चर्चा बात है कर रहे कि हैं कि कुछ किस तो तरह से ये कंपनी बिल्कुल, ऐसा क्या काम करती है कि जिसका 5 लाख का पर डे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इसको स्टार्टअप कंपनी है, मतलब इतने जल्दी स्टार्टअप में स्टार्टअप ऐसी के रूप फायदा में होने। बिल्कुल, हाँ, और उसको सब्सिडी बिल्कुल, दे रखी है एक विभाग ने, तो ये चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन चर्चा के साथ साथ क्या ये जांच का विषय नहीं है मनोज जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप जी जी जो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जाँच का ही विषय है कि आखिर वो स्टार्टअप के रूप में काम क्या किया जा रहा है? हम्म। क्या उसका टर्नओवर है? कौन लोग उससे जुड़े हैं? कौन लोग उसका टैक्स पेयर क क जो है, अगर वो टैक्स दिया जा रहा है तो कितना दिया जा रहा है? क्या-क्या सुविधा मिल रही है? और सबसे बड़ी बात ये है कि बैकग्राउंड की जाँच की जाना चाहिए कि अगर कोई एक आईएएस दंपत्ति का जो परिवार का आदमी है और अचानक से एक स्टार्टअप शुरू करता है, क्योंकि हमने देखा स्टार्टअप बहुत सारे हैं, कई सारे जो है उनका टर्नओवर अरबों रुपए में भी है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए उनको समय लगता है कि स्टार्ट शुरुआत से होती है, तो ये बताना चाहिए कि स्टार्टअप का मुख्य काम क्या है। और और क्या, और लेकिन हम लेकिन इतना ज़रूर कह रसूखदार लोगों सक के बच्चों को हम देखते हैं कि बड़ी तेजी से स्टार्टअप करते हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, करोड़ों अरबे कमाने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल बेरोजगारों को इतनी सब्सिडी देती है सरकार, तमाम तरह के उपाय करती है, लोग प्राइवेट जॉब छोड़कर नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये तेजी के पीछे भी कहीं ना कहीं राज ही है। बिल्कुल, एक एक रिटायर्ड आईएएस का आपको पता होगा किस्सा कि जब उनके परिवार की एक परिवार ने उनके जो पुराने कपड़ों का जो किराए पे देने का सिलसिला शुरू किया था एक जी। स्टार्टअप के रूप में। तो जब वो पद पर थे तो हमने देखा उसका टर्नओवर जल्दी से करोड़ों में पहुँच गया था। जबकि इसके बाद जब वो राइट जिस परिस्थिति में उनको हटाया गया, बाद में जिस प्रकार के उनके किस्से कहानियाँ निकले, उसके बाद उनकी बेटी या उनके परिवार का उस स्टार्टअप के क्या हाल है, वो किसी को पता नहीं है। तो कई बार होता है कि कागजी कंपनियों के सारे जो शेल कंपनियाँ हैं, उसके माध्यम से पूरा खेल होता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब भोपाल में एक छापा पड़ा था, तो कई सारे रिटायर्ड अफसरों से जुड़े एक बिल्डर की छानबीन हुई थी, जिसमें पता चला बिल्कुल। कि जो जमीन टीनू जोशी, वीनू जोशी की ईडी के पास बंधक है, उस पे भी एक स्टेडियम का निर्माण कर दिया गया था और उसमें बाकायदा खेलकूद आयोजित किए जा रहे हैं। कई सारे रिटायर्ड आईएएसओ के नाम उससे जुड़ के निकल कर सामने आए थे, लेकिन जब कार्रवाई की बात हुई तो पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो जो आप जिक्र कर रहे थे, इसकी निश्चित तौर पर इस विभाग को भी जांच कराना चाहिए कि अगर आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, कौन लोगों को उसमें उपकृत किया जा रहा है या किन लोगों को उपकृत करने के लिए स्टार्टअप शुरू किया गया है। लेकिन आपको क्योंकि लगता है कि अगर जब आप प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हों तो कौन जांच कर सकता है? दूसरी बात ये मनोज जी, कि जब हम मध्य प्रदेश में ही देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कैडर के ही आईएएस दंपत्ति का हालात देख रहे हैं कि किस तरह से उनको भुगतना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो ये अधिकारी क्या सबक नहीं लेते क्या? देखिए सब जो अधिकारी उनको ये लगता है कि ये तो उसके साथ हुआ था, हम तो बहुत सिक्योर कर रहे हैं, या हम तो बहुत चालाकी से करेंगे, हम बहुत उसको ईमानदारी से करेंगे, हम उसको किसी की भनक नहीं लगने देंगे, या उनको ये लगता है कि ठीक है वो एक पकड़ा गया तो दुनिया में हजारों ऐसे आईएएस दंपत्ति हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, पूरा करे कहते हैं पकड़ा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो इसके पहले कई सारे ऐसे किस्से हमने देखे हैं, जो चाहे वो चारा घोटाला से जुड़े अफसर हो या जो गौतम, जो कि पटना बिल्कुल। कलेक्टर थे और जिनको एशिया का सबसे पावरफुल अधिकारी माना गया था टाइम मैगजीन ने, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के सामने से टाइम खत्म होने में माइक हटा दिया था। बाद में बिल्कुल। करप्शन के आरोप में जेल गए और जेल में उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे एक तीनू जोशी जैसे दंपत्ति के किस्से नहीं, ऐसे अनगिनत दंपत्तियों के किस्से हैं। लेकिन इससे अधिकारी सबक नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो उनकी परिस्थितियां बिल्ली जैसी हो जाती कि जब वो दूध पी रही होती तो वो आंखें बंद कर लेती है और उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसको नहीं देख रही है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि सरकार देख रही होगी और कि किस तरह की गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि सरकार के तो नाक कान आँख बहुत सारे होते हैं, और इस मामले में भी संज्ञान लेगी और देखेगी, चेक करेगी कि यदि कोई गड़बड़ी है तो मध्य प्रदेश की बदनामी तो कम से कम ना हो, उससे पहले ही सबक लेते हुए कार्रवाई हो जाए। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। विधायकों और मंत्रियों के विश्वविद्यालय के कुलपति की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाने वाले जो जनप्रतिनिधि, यानी कि विधायक और मंत्री की डिग्री देने की पैरवी करने वाले भोज विश्वविद्यालय के कुलपति की डिग्री फर्जी निकली है।
इसका खुलासा भी विधानसभा में एक विधायक ने किया है। कांग्रेस के विधायक ने भोज विश्वविद्यालय के कुलपति की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें यह बताया गया कि 3 बार जांच हुई और तीनों ही जांच में ये सामने आया कि कुलपति की डिग्री फर्जी है। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय के कुलपति विधायक और मंत्रियों से कोर्स कराने के लिए अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन यह जानकारी जब सामने आई कि कुलपति की पीएचडी की डिग्री ही फर्जी है तो विधायकों और मंत्रियों ने भी उनसे किनारा कर लिया। उच्च शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि अब कुलपति राजभवन से जुड़े एक गुजराती पटेल से संपर्क करने में जुटे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ करीबियों से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि कुर्सी बची रहे। अभी हाल ही में मऊ स्थित विश्वविद्यालय की कुलपति आशा शुक्ला को भी अनियमितता का हवाला देते हुए हटा दिया था। भोज विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी कई अनियमितता के मामले चल रहे हैं और ऐसे में विधानसभा में ही राज्य सरकार ने बताया कि कुलपति की डिग्री फर्जी है, तो सवाल उठता है कि अब उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन क्या फैसला लेते हैं। ये दिलचस्प होगा, इस फैसले का हम भी इंतजार करेंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, भोज विश्वविद्यालय फिर चर्चा में, कुलपति फिर चर्चा में। जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ तो कम से कम फूक फूक के कदम रखना चाहिए नियुक्ति से पहले कि इस तरह की बदनामी ना हो। जो लोगों को सच्चाई के बारे में सिखाते हैं वो लोग किस तरह से फर्जीवाड़ा करके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ब्रजेश, ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी ये कुलपति वह पदस्थापना के दौरान बड़े विवादों में रहे और उनकी डिग्री को लेकर भी अक्सर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन अपने रसूख के चलते उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया। और अब जो ताजा मामला आप जो बता रहे हैं, इसके पहले आप देखिए कि उच्च शिक्षा विभाग में अभी पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो लगभग 20 प्राचार्यों के तबादले किए गए थे, लेकिन बानन फानन में कुछ ही घंटे बाद वो तबादले निरस्त कर दिए गए और वापस जूनियरों को प्रिंसिपल का चार्ज दे दिया गया था। अभी हमने देखा कई सारे कुलपतियों पर गाज गिर रही थी, तलवार लटक रही थी, चाहे वो इंदौर की बात करें चाहे मऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें, लेकिन बाद में अचानक से उनको वापस से एक तरह से कह सकते हैं कि अभय दान मिल गया है। और जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेके भी लंबे समय से चर्चाएं थी, उनको बाकायदा चिट्ठी पत्री, और अब तो विधानसभा का ऑन रिकॉर्ड भी ये चीज आ गई है कि उस कुलपति की डिग्री फर्जी है। उसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग और नई कुलपति यानी और राजभवन की ओर से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जबकि नए राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो शैक्षणिक संस्थानों में, खासतौर से जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें वो साफ सुथरे प्रशासन के हिमायती। आप देखिए अभी हमने एक जो JLNU जो उसका मामला देखा है, लॉ यूनिवर्सिटी मामला दर्ज हुआ है वहाँ पे प्रोफेसर मोहंती के खिलाफ, कि कितने मुश्किल के बाद ये मामला दर्ज हो पाया। तो जितने उच्च शिक्षा संस्थान है जहाँ इस प्रकार की गड़बड़ी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि नियुक्तियों के पहले अगर इस प्रकार की वहाँ पे जांच पड़ताल कर ली जाए, डिग्रियों की जांच पड़ताल कर ली जाए, एक पूरा पैनल बनाकर फिर ये देखा जाए कि इस लायक है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता हमने देखा कि जो कुलपति होते हैं वो सरकार के मूड के हिसाब से नियुक्तियां करते हैं, और इसी को लेकर हमने कई बार देखा कि अगर दूसरे दल का सरकार हो और दूसरी केंद्र सरकार ने कुलपति नियुक्ति है तो इसको लेकर फिर टकराव होता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के जमाने में हमने देखा है, चाहे उसके बाद कई सारे गवर्नरों के साथ। लेकिन जब दोनों सरकारें एक जैसी रहे तो फिर तालमेल इतना बढ़िया हो जाता है कि फिर ये नहीं देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कि वो क्या सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े संगठनों के प्रति उनकी निष्ठा है, या जो सरकार ये दावा करती हो कि पारदर्शिता के साथ शासन देगी, अच्छा शासन देगी, प्रशासन देगी, तो उससे ज्यादा अपेक्षाएं रहती हैं। तो इस मामले में नहीं लगता आपको कि जब सरकार ही रिपोर्ट दे रही है, विधानसभा में उजागर कर रही है कि तीनों डिग्री फर्जी हैं, तो उससे पहले भी कार्रवाई हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता, सरकार की छवि पे भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, विधानसभा को ये नहीं बताना था उनको कि डिग्री फर्जी, बल्कि ये बताना था कि उनकी डिग्री फर्जी पाई गई है, लिहाजा उनको हटा के और जांच के आदेश कर दिए या FIR कर दी गई, तब शायद लगता है कि सरकार या विभाग की मंशा ठीक है। बिल्कुल, हम भी इस मामले में उम्मीद कर सकते हैं सरकार और खासकर राजभवन इस पर संज्ञान ले और जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए जनता में कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो फर्जी डिग्री से भी इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते। चलिए, अब बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।